हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत करता हूं आप लोग को एक नए वीडियो में। वेलकम बैक माय न्यू अनदर वीडियो। मैं हूं कलाम। मैं अभी मौजूद हूं यूरोपियन कंट्री पुर्तगाल में। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं। ब्लॉगिंग के साथ साथ वीज़ा से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग, यूरोपियन कंट्री के डॉक्यूमेंट्स से रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। आज बात करेंगे पोलैंड के ऊपर कि क्या पोलैंड के क्या प्रॉब्लम चल रहा है, कितना क्रिटिकल पोजीशन है। जैसे कि आप इंडिया, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान या सऊदी, दुबई, बहरीन, ओमान, कुवैत, कहीं से भी अगर अप्लाई आप कर रहे हैं तो क्या आपको वर्क परमिट मिल रहा है, अपॉइंटमेंट मिल रहा है, वीज़ा स्टैंपिंग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, और 2023 में क्या स्थिति था, अभी 2024 में क्या स्थिति है, इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कलाम आसिफ ब्लॉग के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और AMR.kalam official के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो आप सोशल मीडिया पर कहीं से भी किसी प्लेटफॉर्म से अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर मुझे फॉलो और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलो दोस्तों, बैठते हैं आराम से और पूरा डिटेल से बातें करते हैं कि क्या इशू है, किस कारण से ऐसा हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ये चीज़ हमें फेस करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, बातें करते हैं। थोड़ा यहाँ पे जगह ढूंढते हैं। चलिए, मिल गया। आराम से बातें करते हैं बैठ के कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, नहीं तो आप जो है मेन पॉइंट मिस कर देंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोग को मालूम है कि 2023 और 2024 में पोलैंड का बहुत ज़्यादा वर्क परमिट मिला था एशियन कंट्री के बंदों को भी, और जो एशियन कंट्री के बंदे गल्फ़ कंट्री में, सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन में है, वहाँ से भी उनको अच्छा फीडबैक था। वर्क परमिट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। लेकिन जब वीज़ा स्टैंपिंग का बारी आया, अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब वीज़ा स्टैंपिंग कराने के लिए गए, तो मेरे ख्याल से इंडिया का तो ज़्यादा बंदे का पहले अपॉइंटमेंट नहीं मिला, और मिला भी तो जिनका वो रिफ्यूज़ी हो गया बाय मिस्टेक ही। जिसका लक अच्छा है, लक साथ दिया, उन्हीं का वीज़ा जो है लगा। ज़्यादा करके जो है रिफ्यूज़ हो गया। इसका प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप लोग का जानना ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि सऊदी का स्थिति अब ये हो गया है कि 2024 में जो जनवरी, फरवरी में या मार्च में जो बंदे वर्क परमिट लिए थे, और जो बंदों ने अच्छा खासा पैसे इसमें खर्च कर दिए थे, अच्छी कंपनियां हैं, उस कंपनी का फीडबैक इतना अच्छा है कि वो कंपनी का कभी वीज़ा रिफ्यूज नहीं होता है, और उनके पास अच्छा खासा काम भी है, गवर्नमेंट को अच्छा टैक्स देते हैं, और उनमें कोई लेकिन भी नहीं है। उनका क्या हुआ कि जो है अप्रैल में उनका जो है अपॉइंटमेंट था, वो जब अपॉइंटमेंट पे गए तो उनका वीज़ा रिफ्यूज हो गया। तो उन्होंने सोचा कि चलो अप्रैल में रिफ्यूज हो गया तो हो सकता है कि जो बंदे और लिए हैं वर्क परमिट, वो मई में जाएँ, तो मई में उनका जो है वीज़ा स्टैंपिंग हो जाए। क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट चेंज हुआ है, इलेक्शन था, तो कुछ रूल चेंज हुए होंगे, या फिर इमिग्रेशन किसी कारण से लोड होगा। तो बहुत सारे बंदे बहुत तरह की बातें सोचते हैं। लेकिन जो मई में गए उनका भी रिफ्यूज हो गया। तो मतलब देखा जाए तो सऊदी से भी वीज़ा लगना ही पॉसिबल नहीं है अभी के डेट में। देखा जाए तो नहीं लग रहा है। अच्छा कंपनी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका वर्क परमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा फाइलिंग सही है, आपका PCCA, बैंक स्टेटमेंट, NOC वगैरह जो भी है सब कुछ बढ़िया से है। आपका इंश्योरेंस और जो है आपका क्या बोलते हैं, जो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है कंपनी का, सारा कुछ लगा हुआ है। सब कुछ 110% सब कुछ डॉक्यूमेंट सही है, फिर वीज़ा रिफ्यूज हो जा रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? तो कुल मिला के देखा जाए दोस्तों, तो अगर आप अभी के डेट में इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान में हैं, या फिर सऊदी, दुबई, बहरीन, ओमान कहीं भी हैं, और कोई भी एजेंसी है, कोई भी मेन पावर एजेंसी है, या फिर कोई भी एजेंट है, अगर बोलता है 200% आपको बोलता है कि मैं आपका वीज़ा लगवा के दूंगा, आपको मैं वर्क परमिट दे रहा हूँ पोलैंड का, और आपको 200% आपको वीज़ा लगवा के दूंगा, मेरा इधर सेटिंग है, उधर सेटिंग है, चाहे मैं काम बहुत दिनों से कर रहा हूँ, मेरा बहुत दिन से एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, अगर आप लोग उनको बात मान रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों का बात मान रहे हैं, तो आपका नुकसान ही नुकसान है। ये आप लिख के रख लो। क्योंकि इनका जो पोलैंड का अभी इशू क्या है, जो है अंदर का इनका कंट्री का क्या प्रॉब्लम है, अब ये तो यही जानते होंगे। क्योंकि वीज़ा मतलब नहीं ही, ना का ही सवाल है, नहीं ही लग रहा है, किसी का नहीं लग रहा है। समझ गए ना?
ज़्यादा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। पैसे खर्च करने के बाद क्या होगा कि आपको तो नुकसान होना ही है। टाइम, पहले बात तो टाइम आपका वेस्ट है। अगर आप सऊदी दुबई में काम कर रहे हैं तब तो चलेगा, आपका काम कर रहे हैं, ऑलरेडी सैलरी आ रहा है। क्योंकि सऊदी दुबई से आपको पता ही है, बिना जो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं और एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन अगर आप इंडिया में हैं या फिर एशियन के किसी भी कंट्री से, आप एशिया के किसी भी कंट्री से जो है आप बैठ के अप्लाई किए हैं, तो आपका 8 महीना, 10 महीना, 1 साल जो है वो बेकार हो गया। और लास्ट में जब आप रिटर्न मांगेंगे, आपका नहीं वीज़ा स्टैंपिंग हुआ या फिर अपॉइंटमेंट नहीं मिला या फिर आपका जो है वीज़ा रिफ्यूज हो गया, तो आपका जो है उसमें से पैसे काट के मिलेंगे। आधा से ज़्यादा पैसे वो नुकसान चले जाते हैं। तो उसमें फ़ायदा किसको है? एजेंट को और ऑफिस को, जो मेन पावर ऑफिस है उनको फ़ायदा है। आपका जो नुकसान ही नुकसान है। तो मैं कुल मिला के ये बात बोलूँगा कि आप लोग जो है अभी फ़िलहाल जो है पोलैंड का वर्क परमिट में हाथ ना डालें, तो आप सेफ़ हैं। गल्फ़ की कंट्री से भी अगर आप पोलैंड का हाथ डाल रहे हैं तब भी आप जो है नुकसान झेल सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी फीडबैक सही नहीं मिल रहा है। सऊदी का तो मैं ज़्यादा जानकारी लेते रहता हूँ, सऊदी और दुबई का भी, तो देखा जाए तो इधर से भी फीडबैक सही नहीं मिल रहा है। क्योंकि ज़्यादा करके बंदे जो है जा रहे हैं अपॉइंटमेंट लेके, और कंपनी अच्छी है, सब कुछ सही है, सब कुछ बिल्कुल एकदम क्लियर है, तब भी उनका वीज़ा जो है रिफ्यूज हो जा रहा है। तब इसके बारे में क्या बोलेंगे? अब जब सऊदी दुबई से वीज़ा रिफ्यूज हो जा रहा है अच्छी अच्छी कंपनियों का, तो इंडिया और एशियन कंट्री का तो मतलब क्या बोला जाए, उस उधर का तो फीडबैक और भी बेकार है। तो अभी यही कुल मिला के बात यह है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूरोप के लिए, तो यूरोप में और सारी कंट्रियां हैं, जैसे कि हंगरी है, क्रोएशिया है, चेक रिपब्लिक है, ग्रीस है, और जो है बहुत सारा कंट्री है। आप लिस्ट निकाल सकते हैं गूगल में, ये सब ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको देखना होगा कि जो जिस कंट्री का वर्क परमिट मिलने में या अपॉइंटमेंट मिलने में आपको लॉन्ग टाइम लग रहा है, जैसे कि 1 साल लग रहा है या फिर 8 महीना, 10 महीने लग रहे हैं, तो उसमें भी आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर 8-10 महीना दे दिए, बाय मिस्टेक कोई इश्यू हो गया, कंपनी का इश्यू हो गया, या फिर किसी कारण से आपका वीज़ा स्टैंपिंग नहीं हो रहा है, कोई कारण हो गया, तो आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो कंट्री का काम 4-5 महीने, 6 महीने में हो जा रहा है, उसमें आप हाथ डाल सकते हैं, आपके लिए इसमें आसानी होगी। और जो बंदे पोलैंड आ गए हैं ऑलरेडी, या फिर जिनका वीज़ा लग गया है, लक अच्छा है, स्टैंप हो गया है वीज़ा, वो आना चाहते हैं, उनके लिए मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप लोग कंपनी के ऊपर डिपेंड ना रहें। आप लोग खुद अपने से लॉयर करके जो है टीआरसी ले लें, क्योंकि कंपनी ज़्यादा करके 1 साल का ही टीआरसी देती है, पोलैंड की कंपनी, अगर आप आते हैं नए तो। और इसमें भी एक और केस ये है कि अगर आप पोलैंड से सटा हुआ कुछ कंट्रियाँ, जैसे कि हंगरी है, चेक रिपब्लिक है, क्रोएशिया है, या फिर बहुत सारा कंट्री है यूरोप का, किसी अदर कंट्री से जाते हैं, अगर आप रोमानिया हो गया या फिर बुल्गारिया हो गया, तो अगर आप मूव करके जाते हैं पोलैंड में, तो फिर वहाँ जाने के बाद आप किसी कंपनी में लगते हैं काम में, और फिर कंपनी आपको टाइम दे देती है, आपका डॉक्यूमेंट सबमिट कर देती है इमिग्रेशन में, और बायोमेट्रिक का टाइम देती है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप वेट करो। डेट बताती नहीं है, लेकिन वेट करो, और उसमें आपका 8 महीना, 10 महीना, 1 साल लगा देती है। उस स्थिति में आपका जो पहले का टीआरसी होता है, जिस कंट्री से आप मूव करते हैं, उस कंट्री का आपके पास ऑलरेडी टीआरसी होता है, आपका पास अगर अपडेट वीज़ा भी होता है, या फिर वीज़ा एक्सपायर कर गया, टीआरसी अपडेट होता है। और फिर जब पोलैंड में आप मूव करते हैं, और फिर वो कंपनी जो है टाइम ले लेती है, 1 साल या 8 महीने, 10 महीने, उस स्थिति में क्या होता है कि आपका टीआरसी एक्सपायर कर जाता है या वीज़ा एक्सपायर कर जाता है, और फिर किसी कारण से कंपनी आपका जो है बायोमेट्रिक नहीं करा पाएगी, तो फिर आप मुश्किल में आ जाएंगे। आप ना इधर कराएंगे ना उधर कराएंगे, आपको इंडिया जाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इस स्थिति में आप लोग अगर रिस्क लेके जा रहे हैं, किसी अदर कंट्री से मूव कर रहे हैं पोलैंड में, तो आपके लिए बेस्ट यही होगा कि अगर आप 1-2 महीना काम कर भी रहे हैं, तो फिर आप कंपनी से बोल दीजिए कि मैं पर्सनल करा लूँगा। आप लॉयर से कुछ पैसे खर्च करके जो है टीआरसी के लिए अप्लाई कीजिए। लॉयर जो है 3 से 4 महीने में आपको टीआरसी दे देता है, दिला देता है। और जो है आपका 3 साल का, आप अपने पर डिपेंडेंट है, 3 साल का आप टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें आप सेफ़ रहेंगे। क्योंकि टीआरसी लेने में कोई मसला नहीं होता है। आपका जो है टैक्स नंबर होता है, उसी से आप कंपनी में काम करेंगे, उसी पर टैक्स आपका जाता रहेगा। आप फिर दूसरे कंपनी में मूव करने के लिए आपको पास ईजी तरीका रहेगा, क्योंकि आप कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप कंपनी के ऊपर डिपेंड हैं कि नहीं ये कंपनी मुझे बना के देगी, तो उसमें
देखा जाए तो बहुत बंदे, मेरे जानने वाले कुछ बंदे जो है इंडिया मूव कर गए, क्योंकि उनके पास TRC था दूसरे कंट्री का, वो उनके भरोसे जो काम कर रहे थे। अब जो काम करते करते उन्होंने क्या किया कि किस कारण से बोला कि मेरा काम ख़त्म हो गया, क्योंकि ज़्यादा करके डायरेक्ट कुछ कंपनी में बंदे नहीं जा पाते हैं, किसी सप्लायर में चले जाते हैं। सप्लायर ऑलरेडी क्या करते हैं कि आपको भरोसा दे देते हैं कि हाँ मैं आपका TRC करा दूँगा, करा भी देते हैं, लेकिन किसी कारण से सप्लायर का काम बंद हो गया फिर एंड हो गया, तो वो थोड़ा उनके पास वर्कर ऑलरेडी रहते हैं ओवर, तो बोलते हैं कि चलो अभी मेरे पास काम नहीं है, फिर आपका जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, वहीं पर आप कहीं का नहीं रह पाते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के मैं इस वीडियो में क्लियर कर दिया हूँ कि अगर आप पोलैंड के लिए इंडिया, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी नहीं करें, या फिर सऊदी, दुबई, बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर कहीं से भी अप्लाई करना चाहते हैं तो ना करें, क्योंकि अगर इसमें क्या है कि आपका जो है पैसे का, टाइम का नुकसान है, और जो मेन पावर एजेंसी है और जो है एजेंट है उनको फ़ायदा है, क्योंकि आपका जो टाइम लेस करेंगे वो तो निकलेगा ही, उनके पास पैसा उतने टाइम से ऑलरेडी उनके पास पड़ा रहेगा, और वो एंड में आपका पैसा जो फाइलिंग का है या फिर आपका अपॉइंटमेंट में जो खर्च हुआ या फिर जो वर्क परमिट में आपका खर्च हुआ वो पैसे काट के आपको देंगे, तो आप जो है बहुत ज़्यादा नुकसान में चले जाएंगे। तो पोलैंड के लिए अभी जो है फीडबैक सही नहीं है, वहाँ पोलैंड का जो है देखा जाए तो वीज़ा रेशियो बहुत कम है, तो अभी अच्छा न्यूज़ नहीं है पोलैंड का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अभी होल्ड कीजिए, अदर कंट्रीज़ में ट्राई कीजिए, यूरोप के अदर कंट्री के लिए ट्राई कीजिए। चलिए दोस्तों, इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कलाम आसिफ ब्लॉग के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, और AMR कलाम ऑफिशियल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम ID है। अगर कोई भी मैसेज आप करना चाहते हैं पर्सनली, अगर पूछना चाहते हैं क्वेश्चन या कोई बात, तो आप लोग फेसबुक मैसेंजर पर ना मैसेज करें, आप लोग कमेंट के जरिए भी कमेंट कर सकते हैं, और डायरेक्टली मैसेज जो करना है आप इंस्टाग्राम ID पे मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। जितना भी आपका सवाल होगा मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा। हो सकता है कि कुछ टाइम लगे, 2-3 दिन में रिप्लाई मिले, लेकिन रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, नए अपडेट के साथ, नए मैसेज के साथ। ओके दोस्तों, जय हिंद।